क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। यहाँ जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं ये हमने बाहर से लगाया हुआ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंस लाइन से। तो यहाँ पर हम पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंस लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं इसका नाम है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के लिए हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्लेट है जिसका चार्ज है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट इसके सामने है जिसका चार्ज है नेगेटिव। तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल से कोई लेना देना नहीं है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रखते हैं। तो यहाँ पर मान लिया हमने डाइपोल का चार्ज नेगेटिव Q और इससे एक डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज रख दिया हमने पॉजिटिव Q। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम 2a मानते हैं। तो अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव Q। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। मींस अगर फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो F1 फोर्स इसका नाम रखा और इसकी वैल्यू है Q इंटू E। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और वो फोर्स होगा F1। इसी तरह से हम नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो Q इंटू E ही निकलेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। कुछ इस तरह से हमने इन दोनों फोर्स का नाम F1 और F2 तो रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे का मैग्नीट्यूड भी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ चार्ज के साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होने से उनकी डायरेक्शन बदल गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो फोर्स हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इस वजह से जब इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। इसीलिए हमने लिखा है हैंस नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0। और इस वजह से हम कह सकते हैं डाइपोल में किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं होगा। और लिखा हुआ है यहाँ पर नो लीनियर मोशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डाइपोल। अब इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाया जा रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हम यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात है लाइंस जो होंगी उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है, वो इक्वी डिस्टेंस होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग हों वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो हमने यहाँ पर एक रफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल मान लेते हैं। मान लिया ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर है और पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर है। इस केस में हम देखेंगे इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ भी अलग अलग होंगी। पिछले केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हर जगह E माना हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है और तो यहाँ पर इसकी वैल्यू E2 होगी। हम इस डायग्राम में ये भी देख सकते हैं कि E1 और E2 में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ चुके हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा डेंस हों वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा। अगर हम इन दोनों चार्ज पर फोर्स निकालेंगे, माइनस Q चार्ज पर जो फोर्स होगा वो Q इंटू E1 होगा और प्लस Q चार्ज पर जो फोर्स होगा Q इंटू E2 होगा। E1 और E2 अलग अलग हैं तो निश्चित रूप से इनके फोर्स भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर लगने वाले फोर्स में से F1 फोर्स ज़्यादा होगा और F2 फोर्स कम होगा। तो माइनस Q पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ F1,
और प्लस Q पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है F2 और ये डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर पता लगा सकते हैं। ये डाइपोल अगर मोशन करने के लिए फ्री है तो F1 की डायरेक्शन में ये डाइपोल मोशन करने लगेगा और ये मोशन यहाँ पर लीनियर मोशन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नेट फोर्स इज़ नॉट जीरो, जो कि हम समझ चुके हैं, एंड देयर इज़ बोथ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन इन द डाइपोल। हम लीनियर मोशन को समझ चुके हैं। अब चेक करते हैं कि रोटेशन मोशन कैसा होगा। अगर ये डाइपोल इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखा होने की जगह अगर ये थोड़ा तिरछा रखा होता, कुछ इस तरह से, मान लिया डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, नीचे वाला चार्ज है नेगेटिव Q और ऊपर वाला चार्ज है पॉजिटिव Q। इस केस में हम देखते हैं इस ऊपर वाले चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वो होगा F2, नीचे वाले चार्ज पर जो काम करेगा वो होगा F1। अब हम देखते हैं कि इस तरह से अगर ये कोई रॉड होती, अगर उसको एक पर्सन F2 फोर्स से ऊपर की तरफ से खींचता और एक पर्सन F1 फोर्स से नीचे की तरफ खींचता तो क्या होता? तो ये डाइपोल ऊपर की साइड से ये घूमते हुए नीचे आ जाता और नीचे की साइड से घूमते हुए ऊपर चला जाता। तो इस तरह का मोशन जहाँ पर इसमें घूमना शुरू हो गया वो मोशन रोटेशनल मोशन होता है। तो अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही रखा हुआ है तो लीनियर मोशन होगा, अगर वो किसी एंगल पर टर्न किया हुआ है तो उस केस में रोटेशनल मोशन होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो वो लीनियर और रोटेशनल दोनों तरह के मोशन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल। हम अब जान चुके हैं अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है तो उस केस में डाइपोल पर दोनों तरह के मोशन हो सकते हैं। वो लीनियर मोशन भी हो सकता है और वो रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। ये हम जानते हैं लीनियर मोशन के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए एक टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो अब हम निकालेंगे डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। लेकिन हम अपने टॉपिक को आसान रखने के लिए हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मानेंगे। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे वो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क तभी लगता है जब वहाँ पर दो फोर्स काम करते हैं। अगर ये दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हुए तो उस केस में सिर्फ टॉर्क काम करेगा, और अगर ये दोनों फोर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के हुए तो लीनियर मोशन भी होगा और रोटेशन मोशन भी होगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ टॉर्क की बात करना चाहते हैं, इसलिए हम यूनिफॉर्म फील्ड काम में ले रहे हैं। अब हम यूनिफॉर्म फील्ड के डायग्राम में एक डाइपोल को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंस लाइंस के थ्रू हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रखेंगे और ये हम जान चुके हैं अगर डाइपोल को रोटेशन मोशन कराना है तो उसको किसी ना किसी एंगल पर रखना होगा। तो डाइपोल को हम थोड़ा तिरछा करके रखते हैं इस तरह से। इस डाइपोल का एक चार्ज -Q है और दूसरा चार्ज +Q है। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस को हम हर बार की तरह 2a मानेंगे। ये भी हम जानते हैं जब हम डाइपोल डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P मान लेते हैं और इसकी डायरेक्शन हम जानते हैं दिस इज़ फ्रॉम -Q टू +Q। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि रोटेशन मोशन में हमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम यहाँ लगने वाले सभी फोर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है E, इस वजह से पॉजिटिव Q चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और उसकी वैल्यू होगी Q × E। इसी तरह से नेगेटिव Q चार्ज पर एक फोर्स काम करेगा, उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और उसकी वैल्यू भी Q × E होगी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स है ऊपर QE और दूसरा फोर्स है नीचे वाला QE। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और ना ही किसी एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं। तो टॉर्क की कंडीशन ही ये होती है कि दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनका पॉइंट ऑफ एक्शन
वो अलग अलग हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर फोर्स को शो करने वाली लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर दें तो दोनों फोर्स की लाइन बिल्कुल अलग अलग हैं, कहीं पर इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इनका पॉइंट ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। टॉर्क निकालने का तरीका होता है किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई उन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये है पहले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और ये है दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली। अगर ऊपर वाले पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ और नीचे वाले पॉइंट को C मान लेता हूँ तो ये डिस्टेंस AC डिस्टेंस होगी, जहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो दिस इज AC। अब हम इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, टॉ से। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिस इज Q इंटू E, जो कि डायग्राम से क्लियर है। अब हमें निकालना है AC की वैल्यू। तो यहाँ पर हम निकालते हैं साइन थीटा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B। तो ABC एक ट्राइंगल हुआ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर AC और हाइपोटेनियस है AB। AC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और AB की वैल्यू है 2A। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। तो यही वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज 2A साइन थीटा। इसको फिर से रीराइट करते हैं। टॉ इक्वल टू दिस इज Q इंटू 2A। हम जानते हैं ये एक्सप्रेशन डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन है। फिर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E और फिर हम लिखते हैं साइन थीटा। Q इंटू 2A को P लिख सकते हैं, तो इट विल गिव अस PE साइन थीटा। तो ये आ गया है टॉर्क का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमने टॉर्क की डायरेक्शन की बात नहीं की है, लेकिन अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रखना चाहें तो हम ये जानते हैं अगर दो वेक्टर हैं A और B और उनका क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको हम लिख सकते हैं AB साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर पहला वेक्टर P होता, दूसरा वेक्टर E होता, थीटा इनके बीच का एंगल है, तो दिस इज़ PE साइन थीटा। मीन्स ये हमारे एक्सप्रेशन से मिलता जुलता एक्सप्रेशन है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये हुआ टॉर्क की वेक्टर फॉर्म। अगर हम इस टॉर्क की डायरेक्शन निकालना चाहें तो वेक्टर प्रोडक्ट के रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और वो रूल आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दिस इज़ राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। एग्जाम्पल के लिए इस डायरेक्शन को हम यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। एक फोर्स लगाया हुआ है हमने ऊपर की तरफ QE, दूसरा फोर्स लगा हुआ है नीचे की तरफ माइनस QE। अगर ये बीच वाला डाइपोल एक रॉड होती इस तरह से A और B, तब हम देख सकते हैं ऊपर वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा और नीचे वाला फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। अगर राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल से पता लगाना चाहें तो कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर ये कोई पेच होता और उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती। मीन्स किसी लकड़ी पर अगर ये पेच होता जिसको हम टाइट करते तो ये पेच कस जाता। तो हम यह कह सकते हैं इस केस में जो डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है उस डायग्राम में टॉर्क की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है डाइपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ एंगल बिटवीन P एंड E इज 0 एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ एंगल बिटवीन P एंड E इज 180। इस बात को भी समझते हैं। इसके लिए पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ये हमने दो अलग अलग जगह पर दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिए। इन दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो डाइपोल भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहला डाइपोल हम यहाँ बनाते हैं। इस डाइपोल को इस तरह से बनाते हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हों और उनके बीच का एंगल 0 हो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड राइट,
डाइपोल हम इस तरह से बनाते हैं, इसका एक चार्ज नेगेटिव लेफ्ट में बनाते हैं और दूसरा चार्ज पॉजिटिव राइट में बनाते हैं। तो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी -q से +q की तरफ होगी और इस केस में हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल अगर उसको थीटा मान लें तो वो थीटा 0 डिग्री होगा। यहाँ पर भी एक डाइपोल बनाते हैं, लेकिन इस डाइपोल को हम उल्टा बनाते हैं। +q को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और -q को रखते हैं राइट हैंड साइड में। इस तरह से डायग्राम बनाने में हम नोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है -q से +q की तरफ और ये दोनों अपोजिट हैं और इस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। अगर दोनों केस में लगने वाले नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पर हम जानते हैं +q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड होगी इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड होगी और नेट फोर्स हो जाएगा 0। यही सिचुएशन यहाँ पर चेक करते हैं। इस केस में नेट फोर्स निकालते हैं। यहाँ पर +q चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगी और -q पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसलिए नेट फोर्स यहाँ पर भी 0 होगा। कहने का मतलब है इस सिचुएशन में नेट फोर्स 0 ही होगा और ये हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स 0 ही होता है। अगर हम इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दें, रोटेट करने की सिचुएशन देखते हैं, किसी एंगल से टर्न करना, तो इस तरह से हम इस डाइपोल को टर्न कर लेते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हमने नीचे यहाँ पहुँचा दिया और पॉजिटिव चार्ज को ऊपर पहुँचा दिया। मीन्स हम कह सकते हैं इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर दिया। इसी तरह से दूसरे डाइपोल को भी थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। यहाँ पर भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए पॉजिटिव चार्ज को नीचे ला दिया और यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए इस नेगेटिव चार्ज को हम ऊपर ले गए। अब इस सिचुएशन में हम इस पर लगने वाले फोर्स को फिर से एनालाइज करते हैं। इस तरह से हमारा डाइपोल है जिसको हमने रोटेट किया है। ऊपर लगने वाला फोर्स राइट हैंड साइड में होगा और नीचे लगने वाला फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अगर इस डाइपोल को हम एक रॉड मान लें तो हम देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड का फोर्स इसको रोटेट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा और ये लेफ्ट हैंड वाला फोर्स भी रोटेट करके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। मीन्स ये डाइपोल को अपनी पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ जब डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है तब हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है और हम डाइपोल को किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं तो वो फोर्स वापस से उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले जाने की कोशिश करता है। मीन्स ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर ही जाकर स्टेबल हो जाता है। इस वजह से हमने इस सिचुएशन को बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरे केस में देखते हैं। यहाँ पर जो डाइपोल है उसको हमने शिफ्ट किया है, ऊपर चार्ज है नेगेटिव, नीचे चार्ज है पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है लेफ्ट हैंड साइड में और पॉजिटिव के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है राइट हैंड साइड में। अब सोचिए ये दोनों फोर्स डाइपोल को कहाँ रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर वाला फोर्स डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा और इसी तरह से नीचे वाला फोर्स भी डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये फोर्स इस डाइपोल को घुमा देते हैं तो नेगेटिव चार्ज ये रोटेट होके यहाँ पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। अब इनकी पहले वाली कंडीशन से इनको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं जिस जगह पर पॉजिटिव चार्ज था वहाँ अब नेगेटिव चार्ज है और जिस जगह पर नेगेटिव चार्ज था वहाँ अब पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी एंगल से रोटेट किया, तो थोड़ा सा भी अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो डाइपोल अपनी पोजीशन ही बदल देता है। वो अपनी पोजीशन से जस्ट 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम तो हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो 0 है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया
तो वो अपनी पहले वाली पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाता है, इसीलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the area placed normal to the field direction. Direction of area vector is taken as direction of its normal. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इस लाइन को क्लियर करते हैं, एरिया वेक्टर क्या चीज़ है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। यहाँ इस सिचुएशन में हम एरिया को डील करेंगे और हमें ये भी ज़रूरत पड़ेगी हम एरिया को अलग अलग एंगल पर रखें, मीन्स उसकी डायरेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं तो एरिया की डायरेक्शन हम कैसे निकालें, पहले हम उसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक एरिया है, ऑब्जर्वर जो है वो ओ पॉइंट पर है। इस एरिया पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो उसका नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा। ऑब्जर्वर की तरफ एक एरो मार्क से हम इस एरिया की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ एरिया वेक्टर। इस तरह से हम एरिया की डायरेक्शन मानते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक क्यूब होता, ये हमने एक क्यूब ड्रॉ किया, हम ही इसके ऑब्जर्वर हैं, मीन्स हम इस क्यूब को बाहर से देख रहे हैं, तो क्यूब की इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ इस तरह से, इसके ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस तरह से ऊपर की तरफ, और जो सामने की तरफ जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ। कहने का मतलब ये है एरिया वेक्टर ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ ऑब्जर्वर होगा उस तरफ एरिया वेक्टर होगा। अगर हम इस क्यूब के अंदर बैठे होते तो हमें इसी सरफेस की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ बनानी पड़ती। इस तरह से जहाँ भी हम एरिया मानेंगे अलग अलग सिचुएशन में उसकी डायरेक्शन मेंशन करते रहेंगे। फिर एरिया का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, इन दोनों को मिलाकर जो क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे वो क्वांटिटी होगी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को समझने के बाद अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टी थी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक यूनिट एरिया रखा हुआ है तो उस यूनिट एरिया से निकलने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। इस बात को एक बार नोट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू फील्ड डायरेक्शन। अब इस सेंटेंस को हम डायग्राम से फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर हमने एक यूनिट एरिया ड्रॉ किया। यूनिट एरिया का मीनिंग है इस एरिया का मैग्नीट्यूड 1 है, एरिया इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें और यूनिट को मीटर में मान लें तो दिस इज़ 1 मीटर स्क्वायर। ये एरिया इस फील्ड लाइन के नॉर्मल रखा हुआ है। अब हम जान चुके हैं एरिया के साथ हम एक वेक्टर भी अटैच कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी टुवर्ड राइट। इस एरिया को अगर एस से मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो ये होगा एस वेक्टर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो यहाँ पर ये एरिया है एक नॉर्मल एरिया जिसका मैग्नीट्यूड है 1। इसमें से जितनी फील्ड लाइन पास होंगी वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलाम के इक्वलेंट है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं यूनिट एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अगर इस एरिया को मैं बढ़ा के डबल कर देता तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाता। अगर इस एरिया को मैं बढ़ाकर एस कर देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता ई मल्टीप्लाई बाई एस। अब हम आते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन पर। फ्लक्स की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू फील्ड डायरेक्शन। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इस एरिया को मैं एस मान लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है,
ये एरिया इस फील्ड के नॉर्मल भी है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगी उसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं एंड दिस इज़ ES। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी E इंटू एस। मीन्स हमने सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और एरिया की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है फाई, तो फाई इक्वल टू ES से हम फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी इसी तरह से है, फाई इक्वल टू E इंटू एस। लेकिन ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमें एरिया हमेशा नॉर्मल ही नज़र आए। ये फार्मूला सिर्फ तब काम करेगा जब एरिया नॉर्मल है। एक और बात, यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं एरिया नॉर्मल है तो हमारे दिमाग में आता है नॉर्मल का मतलब है कुछ ऐसा जो 90 डिग्री पर हो। लेकिन अगर वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हैं, तो उस केस में हमारे दिमाग में जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आता है। तो हमेशा इस तरह के डायग्राम में ये ध्यान रखना है कि हम एंगल की कैलकुलेशन वेक्टर से कर रहे हैं या एरिया से कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस एरिया से जो एंगल 90 आता है वेक्टर से वही एंगल 0 डिग्री आता है। तो ये हमें एनालिसिस के टाइम ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये एरिया नॉर्मल नहीं होता तो ये फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते। तो उसके लिए फिर से हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब हम यहाँ पर एक ऐसा एरिया बनाएंगे जो नॉर्मल नहीं है। तो इस बार जो एरिया हमने बनाया है उसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए उस एरिया वेक्टर को झुका दिया है। अब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम आम तौर पर उनके कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, दिस इज़ S cos थीटा, क्योंकि हमने इनके बीच के एंगल को S माना हुआ है, और दूसरा वेक्टर होगा S sin थीटा। अब हम देख सकते हैं जब हमने पहले E और S को मल्टीप्लाई किया तब ये दोनों पैरेलल थे। पैरेलल का मतलब S वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल थे। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं S cos थीटा और E पैरेलल हैं। मीन्स इससे रिलेटेड जो फ्लक्स निकालेंगे वो निकलेगा E मल्टीप्लाई बाई S cos थीटा। अगर दूसरे से रिलेटेड फ्लक्स निकालेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस ये बिल्कुल इस तरह से रखे हुए हैं कि एक भी फील्ड लाइन इस सरफेस में से पास नहीं होगी। इसको मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ अगर, तो ये सरफेस कुछ ऐसे होगा जिसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है जिसकी वैल्यू है S sin थीटा, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई तो वो फील्ड लाइन सारी इस तरह से पास होंगी, यानी एक भी फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करके नहीं निकलेगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं फाई की वैल्यू 0 होगी। तो कुल मिला के बात यह है, अगर कोई एरिया किसी एंगल पर हो तो उसके दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, सिर्फ एक कंपोनेंट ही है जो हमें फ्लक्स की वैल्यू देगा और उसका दूसरा कंपोनेंट कोई फ्लक्स नहीं देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एरिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो और किसी एंगल पर हो तो वहाँ से फ्लक्स निकालने का तरीका है फाई इक्वल टू ES cos थीटा। ये हम जानते हैं दो वेक्टर अगर cos थीटा के थ्रू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्लक्स इक्वल टू E डॉट S। यहाँ पर हम देखते हैं अगर एरिया पूरे कंप्लीट एरिया की जगह एक छोटा सा एरिया एलिमेंट होता तो उससे जो फ्लक्स निकलता वो फ्लक्स भी उस छोटे से एरिया एलिमेंट से ही निकलता, दैट इज़ E डॉट DS। इस तरह से ये फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। अगर इस छोटे एरिया का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो उससे हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं, और टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS। और इंटीग्रेशन के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हम जानते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हमने फ्लक्स को एक स्केलर क्वांटिटी बताया, और ऐसा यूनिट इसकी है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। हम इसको भी चेक कर सकते हैं। फ्लक्स का फार्मूला है E इंटू S। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट है
न्यूटन पर कूलाम और एरिया की ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों केसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर और वो टॉपिक है गॉसेस लॉ। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ चार्ज हैं और उस चार्ज की वजह से किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में लेके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज इतने ज़्यादा हों कि हम उनको अलग अलग काउंट ना कर पाएँ तो उस केस में गॉसेस लॉ काम में आता है। पहले समझते हैं कि गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग और इमर्जिंग फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द वैल्यू ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखा हुआ है Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम ये पढ़ चुके हैं, तो E डॉट डी एस इन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन ε0। इंटीग्रेशन पर ये जो सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल बेसिकली एनक्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस तरह का सिंबल हम यूज़ करते हैं। एंड फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0। ये भी लिखा है गॉसेस लॉ होल्ड्स गुड फॉर एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप और साइज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो पहले गॉसेस लॉ को हम समझते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक सरफेस मानी, वो सरफेस एक क्लोज सरफेस होगी। क्लोज सरफेस मीन्स कोई स्फेयर हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है, कोई क्यूबॉइड हो सकता है। इस क्लोज सरफेस के अंदर काफ़ी सारे चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, जो प्लस माइनस किसी भी तरह के चार्जेस हो सकते हैं। बाहर भी यहाँ पर चार्जेस हो सकते हैं जो कि इसके आसपास बिखरे हुए हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि इस क्लोज सरफेस से कितनी फील्ड लाइन निकलती हैं और वही फील्ड लाइन होंगी फ्लक्स फाई। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन इनवर्ड होगी। तो हमें ये टोटल फील्ड लाइन चेक करनी पड़ेंगी कि पॉजिटिव से कितनी है और नेगेटिव से कितनी है, और वही फील्ड लाइन की संख्या फ्लक्स कहलाएगी। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इसके अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उस चार्ज की वैल्यू रखेंगे, और एनक्लोज चार्ज निकालने का मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो प्लस जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो, इन सब का जो टोटल होगा वही एनक्लोज चार्ज होगा। एंड इसको डिवाइड कर देंगे ε0 से, यही हो जाएगा गॉसेस लॉ। अब बात करते हैं एनक्लोज सरफेस की। ये सरफेस वो सरफेस है जो कि हम मानेंगे, ये हमें कोई सरफेस दी नहीं जाएगी, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। हमें जिस भी चार्ज के लिए एनालिसिस करना है तो उसको एनक्लोज करते हुए हम एक इमेजिनरी सरफेस मानेंगे और ये रूल उसमें अप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं फाई को निकालने का तरीका है E डॉट डी एस इन इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो इस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ऐसे पॉइंट पर है जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन सभी चार्ज की वजह से है जो उस सरफेस के बाहर हैं और उस सरफेस के अंदर भी हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में हमने अंदर वाले चार्ज भी कंसीडर किए हैं और बाहर वाले चार्ज भी कंसीडर किए हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी पॉइंट पर हैं, दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, चाहे वो अंदर के हों चाहे वो बाहर के हों। लेकिन राइट हैंड साइड पर जो Q एनक्लोज है, इसमें सिर्फ अंदर वाले चार्ज ही काम में आते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको देखने से लगे कि ये शायद कुछ गलत है, क्योंकि हम सिर्फ अंदर वाले चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का नहीं आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिजल्टेंट ही आता है। उसका कारण ये है, अगर हम इस बाहर वाले चार्ज की फील्ड लाइन निकालते हैं तो वो फील्ड लाइन होगी इस तरह से। अब देखिए, इस एनक्लोज सरफेस के अंदर एक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर कर रही है, लेकिन
एक फील्ड लाइन यहाँ से निकल भी रही है, तो इस वजह से बाहर वाले चार्ज की वजह से कोई भी फ्लक्स ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। तो इस तरह से बाहर के जितने भी चार्ज हैं वो इस फ्लक्स में किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन करते ही नहीं है, इसलिए सिर्फ अंदर वाले चार्ज लेना ही काफ़ी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिजल्टेंट होता है, तो वो हमेशा बाहर और अंदर दोनों तरह के चार्ज का कंसीडर करना पड़ेगा। गॉसेस लॉ से रिलेटेड हम कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं उस एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हम किन स्टेप्स को यूज़ करेंगे। गॉसेस लॉ निकालने के लिए हमें कोई ना कोई सिस्टम दिया होगा और उस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज होंगे। ये सिस्टम हमें क्वेश्चन में दिया होगा या डेरिवेशन में पहले से पता होगा। फिर हमें एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट अज्यूम करना है और ये भी क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें कहाँ पर अपना पॉइंट मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लिया वो पॉइंट हम मान लेते हैं P है। दूसरा स्टेप है एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करिए जो कि P पॉइंट से पास हो रही हो, तो हम इस P से पास होने वाली किसी सरफेस को मानेंगे। इस तरह से कोई भी सरफेस हो सकती है। ये सरफेस क्लोज सरफेस होनी चाहिए और ये क्लोज सरफेस या तो स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, किसी भी शेप की सरफेस हो सकती है जो हमारे दिमाग में उस समय आए। तीसरे स्टेप में हमें इस गॉसियन सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है और इसके अंदर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। तो चार्ज एनक्लोज तो ये वाला होगा जो हमारी सरफेस के अंदर आ गया है और एरिया हम मैथमेटिक्स से निकालेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमें सभी सरफेस के एरिया नहीं पता। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्फेयर की, तो हम कह सकते हैं स्फेयर का एरिया 4πr² है। अगर हम बात करते हैं क्यूब की, तो हम कह सकते हैं क्यूब का एरिया 6 × साइड स्क्वायर है। लेकिन अगर कोई इमेजिनरी सरफेस हमने ऐसी मान ली जिसका एरिया हमें नहीं पता, तो फिर ये तीसरा वाला स्टेप हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। यही कारण है कि हम अपने डेरिवेशन में ऐसी सरफेसेज ही मानेंगे जिनका एरिया हम जानते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बनाना जानते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज से हम सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देंगे। पांचवा पॉइंट है, डिटरमिन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट एवरी पॉइंट। मान लिया यहाँ पर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा एरिया एज्यूम करेंगे, उस एरिया का एक एरिया वेक्टर भी डिफाइन करेंगे और यहाँ पर जो फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन भी हम मेंशन करेंगे। इस तरह से हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मेंशन करना है और हर एक डायरेक्शन के बीच का एंगल भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में E.ds = Q enclosed अपॉन ε0 है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो दिस इज E.ds cos θ = Q enclosed अपॉन ε0। इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। तो एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो ds की टोटल वैल्यू मींस एरिया निकालना पड़ेगा, हर एक जगह का एंगल निकालना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ निकालना है, Q enclosed हमने सबसे पहले निकाला है और इस तरह से इस फॉर्मूले को फिर हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।